आप सभी का स्वागत है। कल हम कर रहे थे साउंड। ये क्लास डी एस 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 बी की जो भी टीजीटी की साइंस के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने टीजीटी साइंस के लिए, उनके लिए ये क्लास है, नेचुरल साइंस वालों के लिए। कल हम इसमें कर रहे थे साउंड। साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज करी थी। अभी आप एक लेक्चर लगेगा, इसके बाद एक लेक्चर और, टोटल 2 लेक्चर लगेंगे और साउंड कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सोनार पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, या टाइम पे या फ्रीक्वेंसी पे, जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। जो मैंने कल अभी तक कराया वो तुम्हें पता होना चाहिए। वेव्स कराई थी, कैसी होती है, मैकेनिकल होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में उनको डिवाइड किया था। लाइट ट्रांसवर्स होती है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल होती है। बेसिकली यदि साउंड को देखा जाए ना, तो जो साउंड है, जो साउंड है के बारे में बात कर रहे थे। साउंड सबसे पहले मैकेनिकल है, मैकेनिकल वेव का एक टाइप है। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, ठीक है। उसके बाद जब मैंने मैकेनिकल को आगे 2 वेव्स में डिवाइड किया, तो उनमें से साउंड कौन सा है? ट्रांसवर्स कौन सा था? लाइट था। लेकिन साउंड कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल है। इसमें साउंड कौन सा टाइप है? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है जी, यहां तक हमने कल किया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किया था, जिसमें हमने सारी रेज देखी थी। हमने विजिबल रेज कौन सी होती है, किस साइंटिस्ट ने कौन सी रेज को नाम दिया, ये भी हमने किया था। वो सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है। कौन सा रंग सबसे कम फैलता है, धरती पे कौन सा ज्यादा आता है, ये सारा हमने कल किया था। और इसके अलावा जो हमने कल किया था वो क्या था कि एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ये हमने किया था। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण किसमें अच्छे से होता है, ये भी हमने कल किया था। अब हम करेंगे इससे आगे। अब हम करेंगे, देखो, साउंड कैसे ट्रेवल करता है, इसकी स्पीड किस में ज्यादा होती है। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए। यदि ये साउंड है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से यदि बी पॉइंट के लिए साउंड को जाना है तो बीच में कोई ना कोई मीडियम चाहिए। अब वो मीडियम क्या हो सकता है? मीडियम मतलब माध्यम। साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। अब वो मीडियम क्या हो सकता है? वो मीडियम या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। यही 3 चीजें होती हैं। तो यदि मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं, किस में ज्यादा होती है, किस में कम होती है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है ये सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में। किस में होती है? सॉलिड में। इसके बाद होती है लिक्विड में, और इसके बाद जो होती है गैस में होती है। ये तुम्हें याद रखना है। साउंड ऑफ स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है? सॉलिड में। उसके बाद लिक्विड में होती है और उसके बाद गैस में होती है। यदि वैक्यूम की बात करी जाए, वैक्यूम निर्वात जिसे बोलते हैं, सॉलिड लिख लेना, ठोस, द्रव, और गैस क्या हो गया? ये हो गया गैस। यदि मैं वैक्यूम की बात करूं तो वैक्यूम से होकर, वैक्यूम मतलब निर्वात, क्या होता है? निर्वात। इससे होकर साउंड चल नहीं सकता, तो इसमें से साउंड जाता नहीं है। ये तुम्हें याद रखना है। अभी हम साउंड की स्पीड पे बात कर रहे हैं। 3 मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है? सॉलिड में होती है। उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में होती है। सॉलिड में भी यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा किस में होती है, कल हमने इस पे बात करी थी, एल्यूमिनियम में। कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकंड। ये फैक्चुअल डेटा है, तुम्हें याद रखना है। एक टेबल है छोटी सी, 2-4 उसमें से लिख लेंगे। ये आया हुआ है, हरियाणा में भी कई बार पूछा हुआ है। अरेंज करना था कि किस में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ये हम अभी लिख लेंगे। पहले आप लोग इतना लिख लो, ठीक है जी। आगे चलें। इंसानों में, जो मनुष्यों में कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, जो हमारे वाक तंतु हैं ये आपस में कंपन करते हैं। कंपन करने से ही साउंड उत्पन्न होती है। ये कल बताया था कि कहीं से भी ध्वनि उत्पन्न कैसे होगी। उत्पन्न करने, जो भी चीज वाइब्रेट कर रही है, कंपन कर रही है, कम मतलब ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किसी भी चीज का कंपन करना जरूरी है। यदि कोई भी चीज कंपन कर रही है, ऐसे वाइब्रेशन कर रही है, तो वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बारे में हम कल बात कर चुके थे। हाँ, ये एक बार आप लिख लो। कल जब हम साउंड ट्रेवलिंग की बात कर रहे थे, तो हमने वहां पे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन,
विरलन और संपीड़न की बात करी थी, जब मैंने तुम्हें एक ऐसी वेव बना के दिखाई थी, एक ऐसी वेव बना के दिखाई थी, ये क्या था? संपीड़न, कंप्रेशन। और ये क्या था? विरलन। ठीक है जी। कल हम इस चीज पे बात कर रहे थे, आपको पता होगा। कल ये कंप्रेशन और संपीड़न पे हम बात कर, कंप्रेशन, संपीड़न और विरलन पे हम बात कर रहे थे। तो होता क्या है, यदि कोई भी मीडियम है, वहां पे यदि घनत्व अधिक हो जाए, वहां पे यदि घनत्व और जो दाब है, दाब मतलब प्रेशर, तो यहां पे जो है, मैं इसको लिख देता हूं, घनत्व और दाब यहाँ पे क्या ज्यादा होता है? किसमें? कंप्रेशन में। लेकिन विरलन में क्या होता है? कम होता है। ये चीज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होता है? जो भी घनत्व, दाब, प्रेशर जो भी ज्यादा होगा, कंप्रेशन, संपीड़न में वो ज्यादा होगा, जबकि विरलन में वो कम होता है। सारा नोट कर लो एक बार, ठीक है, नोट करो। लिख लिया? अब देखो आगे, यदि मैं दो क्रमागत, क्रमागत मतलब जो एक के बाद एक आ रहा है, या तो मैं वो संपीड़न ले लूं या विरलन ले लूं। जैसे एक संपीड़न ये हो गया, मान के चलो ए, और दूसरा संपीड़न हो गया बी। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, तो मान के चलो एक्स बोल दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है, जिसको लैम्डा से कल हमने डिनोट किया था। ये चीज समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? तो दो क्रमागत मतलब लगातार, या तो संपीड़न लेने, कंप्रेशन, या विरलन लेने। विरलन मतलब रेयरफेक्शन। अगर मैं यहाँ पे ले लूं, इसको सी मान लूं, इसको डी मान लूं, तो जो ये सी या डी के बीच की भी दूरी हो गई, इसको भी क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य बोलेंगे। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया? ठीक है, लिख लो एक बार, आगे करते हैं। लिखो भाई। तरंग दैर्ध्य के बारे में हमने कल भी बात करी थी। इसकी कोई यूनिट बताएगा? शायद इसकी यूनिट नहीं बताई। जो ये लैम्डा होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, जो ये लैम्डा होता है, इसकी यूनिट किस में मापी जाती है? मीटर में। कल हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। कल हमने ये बात करी थी। कहीं कहीं ये हमें किलो हर्ट्ज में दी होगी, वहां पे हमें न्यूमेरिकल देख के, न्यूमेरिकल देखेंगे, वहां से हमें कन्वर्ट करनी है, या जो भी यूनिट दी होंगी उनको एक जैसा बना के हमें क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं है टाइम मिनट में ले लिया, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ले ली, टाइम सेकंड में लिया है तो फ्रीक्वेंसी भी हर्ट्ज में लेनी होगी, ठीक है, टाइम को सेकंड में ही लेना है मोस्टली। यहां तक नोट कर लिया सबने? अब देखो, एक इसमें एक टर्म आएगी, आवर्तकाल। आवर्तकाल होता क्या है? कुछ भी नहीं है, ये बस सुन लो, ऐसा कोई है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा, कि दो, जैसे ये संपीड़न हो गए, दो संपीड़न हो गए, तो यहां से एक संपीड़न से यहां तक निकलने में जितना समय लगेगा उसे आवर्तकाल बोलेंगे। या दो विरलन हो गए, सी और डी, दो विरलन हो गए, यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा उसको आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? इन पे न्यूमेरिकल आएंगे, वो न्यूमेरिकल हम करेंगे आगे, एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, सारे हम न्यूमेरिकल करेंगे नहीं। आवर्तकाल लिख लो सारे के सारे। अभी सबने जब पहले कभी न्यूमेरिकल किए होंगे तो एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है। फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया तो टाइम क्या होता है? वन। फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है? 1/t का ये रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट है, इस पे करना। आगे अभी दो चार क्वेश्चन करेंगे, एक कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, आगे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हाँ लिखो लिखो, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम। अब जैसे कोई साउंड आई, मैं बोल रहा हूं तुम उसे सुन पा रहे हो, जैसे कोई साउंड आई, तो जो ये साउंड आई, इसे तुमने सुना, लेकिन सुना कहां से? तुम्हारे मस्तिष्क ने इसको फील किया, ब्रेन ने फील किया। ब्रेन जिस तरह से किसी साउंड को फील करता है ना, उसको उसका तारत्व या पिच बोलते हैं। तो पिच, पिच लिख लेना सभी के सभी।
पिच और हिंदी वाले लिख लेंगे तारत्व। क्या होता है कि किसी भी साउंड को जैसे ब्रेन ने फील किया वो उसका पिच होती है, वो उसकी तारत्व होती है। अब होगा क्या, अब देखो कोई कंपन वस्तु ज्यादा कर रही है, बहुत स्पीड से कंपन कर रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज्यादा। यदि किसी में कंपन बहुत ज्यादा है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई। यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो उसकी पिच क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो मैं यहां से जो डायरेक्ट, चलो नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेना, पहला तो ये लिख लेना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। अब देखो, अब मैं पिच की बात कर रहा था, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो जो ये पिच है ये क्या है, तारत्व, इस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति। लिख लेना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी, पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब जो है इसको कैसे याद करेंगे, देखो जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका क्या करता है, पीएफ कटता है। क्या करता है, पीएफ। पी से पिच हो गया, एफ से क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, पी से क्या हो गया, पिच हो गया, और एफ से क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, या किसी स्पीड पे, किस पे डिपेंड करता है। जो पिच है नॉर्मल सी बात है, किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये लिख लिया कि पिच किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। पिच होती क्या है, किसी भी साउंड को हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, किस तरह से फील करता है, उसको पिच बोला जाता है। पिच डिपेंड किस पे करता है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब होगी, यदि कंपन बहुत ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो क्या ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। ये लिख लिया, 4 पॉइंट हो गए, ये लिख लो। अब देखो जो साउंड होता है इसके दो तीन तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एक होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, आयाम। एक होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और एक होता है स्पीड। तो जो यदि मैं इसकी साउंड की जो तीन प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, एक होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, आयाम। एक होता है फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। और एक होता है वेग, वेग बोले तो स्पीड। ठीक है जी, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। स्पीड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्पीड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, और एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है, 6420 मीटर पर सेकंड। फैक्चुअल डाटा तीसरी बार लिख रहा हूं, याद रख लेना है। स्पीड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्पीड किस चीज पे डिपेंड करती है, देखो स्पीड जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अभी कैसे डिपेंड करती है, यदि जो मेरा, अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर लिया मैंने 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और यदि मैं उस टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दूं तो इस पे क्या है, स्पीड अलग अलग हो जाएगी साउंड की। ठीक है, एक मैंने ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है, और एक यदि मैं उसको थोड़ा बढ़ा दूं, तो यदि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साउंड की स्पीड में क्या अंतर पड़ रहा है, बढ़ जा रही है। तो साउंड की जो स्पीड है, मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जो साउंड की जो गति है, ये गति है, गति क्या करती है, जब भी तापमान, चलो ऐसे लिख देते हैं इसको, एक लाइन में ही लिख जाएगा ये साउंड की जो गति होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तापमान के। अब यहां से मुझे क्या पता चला, यहां से मुझे पता चला यदि टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटा तो स्पीड घटेगी।
ये चीज समझ आ गई। स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होती है 6420 मीटर पर सेकंड। जो साउंड की जो स्पीड होती है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगी, और यदि टेम्परेचर घट रहा है तो घट जाएगी। जैसे एक फैक्चुअल डेटा है, ठीक है, फैक्चुअल डेटा क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस पे इसकी स्पीड मापी गई थी, 0 डिग्री पे और 22 डिग्री पे। यदि टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे लिख देता हूं मैं, टी डिनोट करेगा टेम्परेचर को, अरे वी स्पीड मतलब वेग को डिपेंड करेगा। यदि टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस तो इसकी स्पीड थी 331 मीटर पर सेकेंड। यदि टेम्परेचर बढ़ा के 22 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो स्पीड हो गई 344 मीटर पर सेकेंड। बस ये तुम्हें एक बार इसको याद करने के लिए, क्योंकि यदि टेम्परेचर बढ़ा 0 से 22 हुआ तो देखो स्पीड भी बढ़ गई साउंड की। ये चीज समझ आ गई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। साउंड की स्पीड अच्छे से, पहले स्पीड कंप्लीट कर लेते हैं चलो। तो स्पीड के बारे में इतना कर लो सब। अभी हमने एल्यूमिनियम से करी, एल्यूमिनियम में कितनी होती है 6420 मीटर पर सेकंड। यदि मैं बात करूं कांच, कांच का भी देख लो, कांच में कितनी होती है 3980 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बन जाएगी, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। एल्यूमिनियम में स्पीड कितनी है 6420 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब लिखो कांच, कांच में कितनी है 3980 मीटर पर सेकंड। हाँ लिखो भाई कांच, कांच नहीं लिखा, कांच लिखो 3980 मीटर पर सेकंड, फ्लिंट बोलते हैं कांच को। जल भी बहुत जरूरी है, पानी, पानी में साउंड की स्पीड देखते हो ना, अंदर साउंड की स्पीड होती है ना, तो लिखो जल। जल में 1531 मीटर पर सेकंड। ये तीन चार डेटा है, तुम्हें बस एक बार ये याद रख लेना है। और एक बार यदि नॉर्मल ऑक्सीजन, जिसको वायु बोलते हैं, नॉर्मल वायु में कितनी मानी जाती है 346 मीटर पर सेकंड। ये तीनों, ये चारों के चारों तुम्हें क्या है याद कर लेने, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है जी। कांच में कितनी है, जल में कितनी है, वायु में कितनी है, एल्यूमिनियम में कितनी है, ये तुम्हें याद कर लेने, ये साउंड की स्पीड होती है, ठीक है। यहां तक हो गया स्पीड के बारे में। स्पीड किस पे डिपेंड करती है, स्पीड टेम्परेचर के साथ बढ़ती है या घटती है, सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, सॉलिड में सबसे ज्यादा किस में होती है, यहाँ तक सबको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। देखो चलें आगे, अभी हम स्पीड पे ही बात कर रहे हैं। जब हमने स्पीड की बात करी तो हम कल फ्रीक्वेंसी को लेके बात कर रहे थे, हमने बोला 1 से 20 हर्ट्ज तक बात किया था, और 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक बात किया था, और 20,000 हर्ट्ज से लेके 1 लाख हर्ट्ज तक बात थी। तो जो ये नीचे वाली थी सुपरसोनिक थी, कौन सी थी, सुपरसोनिक, जिसको पराध्वनिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पराध्वनिक। अब देखो होता क्या है, आपने देखा होगा भाई, मिसाइल लॉन्च की, रॉकेट लॉन्च किया, जो फाइटर जेट है ये 3.4 मैक से चल रहे हैं, 3 मैक से चल रहे हैं, 5 मैक से चल रहे हैं। यहाँ पे मैक और 3 में अंतर क्या है, तो जो है वो इस साउंड की, जैसे 3 मैक लिखा, 3 मैक से क्या हो गया कि कोई भी चीज साउंड की स्पीड से कितनी गुना चली है, 3 गुना तेज चली है। यदि मैं लिखूं 5 मैक, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी जो चीज है जिसकी स्पीड 5 मैक है वो साउंड की स्पीड से कितने गुना ज्यादा चली है, 5 गुना ज्यादा चली है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार, यदि हम टीवी को ऑन करते हैं तो पहले क्या दिखाई देता है, पहले हमें जो पिक्चर है वो दिखाई देती है, पहले आवाज आती है। आपने देखा होगा जब लाइटिंग होती है, जब आसमान में बिजली चमकती है तो पहले तुम्हें आवाज आती है, पहले चमकती है, लाइट चमकती है, तो पहले लाइट चमकती है, आवाज तो बहुत बाद में आती है। तो इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है, यहां लिख देता हूं, जो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की जो गति है, प्रकाश की जो गति है वो बहुत ज्यादा है, किससे, साउंड की गति से, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है जी।
अब ये चीज तुम्हें याद रखनी है, जब स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है, तो जब बिजली चमकी तो लाइट की स्पीड ज्यादा है, इसलिए वो तुम्हें पहले दिखाई दे गई, और साउंड की स्पीड कम है इसलिए वो तुम्हें बाद में सुनाई दिया। तो यदि मैं टीवी को ऑन करता हूं रिमोट से, तो पहले मुझे आवाज सुनेगी या पहले मुझे पिक्चर दिखाई देगी? पहले मुझे पिक्चर दिखाई देगी, बाद में मुझे आवाज सुनेगी। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अभी हम सुपरसोनिक पराध्वनिक पे बात कर रहे थे। देखो होता क्या है, जब ये जेट वायुयान जो भी चलते हैं तो सुपरसोनिक स्पीड से चलते हैं, तो जो ये आवाज निकलती है ना, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इससे घरों के शीशे तक टूट सकते हैं। ठीक है, नुकसान पहुंचा सकता है, भवनों को मकानों को बहुत आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। ये तुम्हें याद रखते हैं। तो इसको बोला, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, तब कोई डाउट तो नहीं है? आज हम जो साउंड टॉपिक है, जो तुम्हारे टीजीटी के जितने चैप्टर में सिलेबस में दिया है, उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया नहीं था, लेकिन वहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखते हुए वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बचा हुआ साउंड है, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम्हें साउंड के इसके बाद क्वेश्चन लगा लेंगे एक दो, मतलब एक दो दिन में कभी, इसके बाद एक दो टॉपिक और कर लेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन उसके बाद लगा लेंगे। ठीक है, एक बार नोट कर लो सारा अच्छे से। हम साउंड की तीन प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे थे। अच्छा, ये स्पीड कट गया क्या यहाँ से? पहली प्रॉपर्टी थी एम्पलीट्यूड, दूसरी प्रॉपर्टी थी फ्रीक्वेंसी, तीसरी प्रॉपर्टी थी स्पीड। स्पीड पे हमने बात कर ली है। एम्पलीट्यूड होता क्या है? देखो, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं। हम किसी भी वेव का एक ग्राफ बना लेते हैं। जैसे ये ग्राफ बनाया, तो ये जो मेन पोजीशन है, मेन पॉइंट से कितना ऊपर जा रहा है, इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। या कितना नीचे जा रहा है, इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम। चीज समझ आई? कोई डाउट तो नहीं है? अब क्या है जो अभी हमने पिच के, ठीक है, अभी अभी हमने बात करी पिच। पिच पे लिखा था पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? आयाम। आयाम के बारे में हमने अभी बात करी थी। ये किसी वेव का ग्राफ है, तो जो ये मेन पोजीशन है, इससे कितना ऊपर है कितना नीचे, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? आवृत्ति। और पिच का मतलब क्या हो गया? तारत्व। पिच क्या थी? पिच ये थी कि किसी भी साउंड को हमारा माइंड कैसे अब्जॉर्ब कर रहा है, उसको कैसे देख पा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? वो तो भैया बता दो, ये दो पॉइंट बहुत जरूरी से याद कर लो। लाउडनेस बताऊं या पता है? लाउडनेस होता है प्रबलता किसी भी चीज की, पर हमें साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड की प्रबलता के बारे में बात करेंगे। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ये ग्राफ तुम्हें बता दिया, इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बता दी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है जी। अब देखो, यदि एक सोर्स है, मान के चलो ये एक सोर्स है, ये तो सबको पता होगा, फिर भी एक बार बता देता हूं। ये एक सोर्स है, इससे आवाज निकल रही है, तो इस सोर्स से जितनी हम दूर चलते चले जाएंगे, ये आवाज कम होती जाएगी। ये बात तुम्हें याद रखनी है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, यदि सोर्स से हम दूर चलते जाते हैं तो आवाज पे क्या फर्क पड़ता है, कम होती है ज्यादा होती है? ये बस तुम्हें बता दिया गया है। ठीक है, ये तुम लिख लेना। सोर्स से जितना दूर चले जाएंगे, इसकी आवाज कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? इसका रीजन है। रीजन क्या है? जो इसका एम्पलीट्यूड है और जो लाउडनेस है, दोनों के दोनों कम हो रहे हैं। जैसे ही मैं सोर्स से दूर जा रहा हूं, तो इसका एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, आयाम और जो प्रबलता है, ये कम होते हैं। कब? जब मैं सोर्स से दूर जाता हूं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देख लेना। अभी तुमसे एक क्वेश्चन आ सकता है, किसी सोर्स से दूर जाने पर सोर्स है जो, उसकी जो आवाज है वो कम क्यों हो रही है?
उसका आयाम बढ़ रहा है, प्रबलता घट रही है, प्रबलता घट रही है, आयाम बढ़ रहा है, प्रबलता और आयाम दोनों बढ़ रहे हैं या प्रबलता और आयाम दोनों घट रहे हैं? ये दोनों घट रहे हैं। इसीलिए यदि मैं किसी सोर्स से जितना जितना दूर चलता जा रहा हूं उतना ही उसकी जो सोर्स है उसकी आवाज कम होती जा रही है। मुझे कम, मैं जब ज्यादा दूर रहता हूं तो मुझे कम सुनाई देती है, नजदीक आ जाऊं तो ज्यादा सुनाई देती है। ये बात तो पता ही है सबको। देख लो एक बार। अब देखो, एक होता है नॉट, एक होता है टोन, इन दोनों में अंतर क्या है? एक होता है नोट, एक होता है टोन। एक होता है नोट, एक होता है टोन। शायद ये स्पेलिंग मुझे कंफर्म। देखो नॉट में क्या होती है, जो भी तुम सुन रहे हो ना उसकी फ्रीक्वेंसी एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, मतलब एकल आवृत्ति। मतलब एकल आवृत्ति। यदि मैं टोन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, मिश्रित होती हैं। तो मिक्स फ्रीक्वेंसीज होती हैं। कैसी होती हैं? मिक्स फ्रीक्वेंसीज, मतलब मिश्रित आवृत्ति। अभी सबको पता होगा, सबने सुना होगा। अभी जब एक एग्जांपल देखेंगे तो सारा सही हो जाएगा। जो ये है ना, ये हमें सुनने में सुखद होता है। सुखद कैसे होता है? सब भजन सुनते हो, गाने सुनते हैं, जो भी सुनते हैं, तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी वो वेरी करती रहती है। पीछे कुछ बज रहा है, ठीक है, कोई बैंड है, बैंड में अलग अलग उनके बजाने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जब वो फ्रीक्वेंसीज मिलके जैसे बाहर आती है तो उसको बोलते हैं नोट, जो हमको सुनने में सुखद होता है। इसीलिए जो सिंगर्स हैं वहां पे वो नोट का यूज करते हैं। और फ्रीक्वेंसी जहां पे सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं। वही, एक मिनट एक मिनट एक। ये होता है टोन। गलत लिख गया था, बोल तो मैं वही रहा था, ये होता है नोट। ठीक है, यही था। अब यहाँ तक समझ आ गया? क्योंकि जब भी कोई गाना गा रहा है, कोई म्यूजिशियन गाना गा रहा है, तो उसका जो बैंड है वहाँ पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है, इसलिए वो हमें सुनने में क्या होती है, सुखद होती है। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है। अब जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला किया है अभी तक, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। अभी और भी कर लेंगे दो तीन, फिर उन पे एक दो क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है? अब सबको पता है, ये फॉर्मूला सबने किया होगा। अभी हम इसमें बात करेंगे जो स्पीड होती है, स्पीड या डिस्टेंस जो होती है, हमने बात किया हुआ है। एक फॉर्मूला और कर लेते हैं यहाँ से। डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस को डी से डिनोट कर दिया, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम, ये सारे के सारे एक बार लिख लें। ये फॉर्मूले हमने बहुत किए हुए हैं ना, सारे पढ़े हुए हैं। एक करना है तुम्हें, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वेग। टाइम का मतलब क्या हो गया, समय। और डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, दूरी। तो दूरी बराबर वेग गुना समय। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, आवृत्ति। ठीक है। और टाइम तो समय होता है, ये सबको पता है। ये ये समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? देखो, एक जो स्पीड, जो वेग का फॉर्मूला निकल के आया, क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक जो वेग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लैम्डा लिख रहे थे, तरंग दैर्ध्य यहाँ पे। तो एक जो स्पीड का, वेग का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा इंटू, सॉरी यार, इंटू फ्रीक्वेंसी। ये तीन फॉर्मूले अभी ये आपको कर लेने हैं। लैम्डा क्या होता है यहाँ पे, तरंग दैर्ध्य। युद्ध है भाई यहाँ पे, आधा है। ठीक है तो कोई डाउट तो नहीं है? ये जो न्यूमेरिकल, इन पे न्यूमेरिकल कर लेंगे एक आध।
चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं। इतना सबने लिख लिया। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। लिखो भाई, लिखो एक न्यूमेरिकल लिखो सारे के सारे। किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति कितनी दी हुई है? 2 किलो हर्ट्ज। तो ये पहला क्वेश्चन है, आवृत्ति कितनी दी हुई है? 2 किलो हर्ट्ज। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। लैम्डा कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तुम्हें याद रखना है। किसी जो तरंग है उसकी आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज दे रखी है और जो उसकी तरंग दैर्ध्य दे रखी है वो दे रखी है 35 सेंटीमीटर। अब तुम्हें बताना है कि ये कितनी दूरी चलनी है इसको? 2.1 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लेगी? टाइम कैलकुलेट करना है तुम्हें। क्या निकालना है? समय निकालना है। आवृत्ति दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 किलो हर्ट्ज, तरंग दैर्ध्य दी हुई है तुम्हें 35 सेंटीमीटर, दूरी दी हुई है 2.1 सेंटीमीटर। अब तुम्हें 2.1 किलोमीटर, सॉरी। अब तुम्हें बताना है ये 2.1 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लेगी। अभी फॉर्मूले किए थे, बताओ कैसे होगा। देखो, अभी हम सबने पढ़ा है वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर क्या होता है? अभी हम सबने पढ़ा है वेग बराबर क्या होता है? लैम्डा तरंग दैर्ध्य इनटू टाइम। इनटू फ्रीक्वेंसी, सॉरी। वेग बराबर क्या होता है? तरंग दैर्ध्य इनटू फ्रीक्वेंसी। अब वेग हमें दिया हो, अब हमसे पूछा क्या है? हमसे टाइम पूछा हुआ है। हमसे क्या पूछा हुआ है? टाइम पूछा हुआ है। ठीक है जी। अब करो, कैसे करोगे? ये होमवर्क दे दूं? बहुत इजी है। लैम्डा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है। यहाँ पे तुम इसे पुट कर दोगे और फिर फॉर्मूला लगाओगे क्या चलो कर ही लो यार तुम। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है? 35। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 किलो हर्ट्ज दी है, इसको पहले वन इसमें कन्वर्ट करना है। एक, देखो यूनिट का बहुत खासा ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है। और मैंने अभी तुम्हें लैम्डा की जो यूनिट बताई थी तो वो मीटर में होती है, तो इसको तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये सेंटीमीटर में दी हुई है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 35 दूनी 70। ये आ गया 700 मीटर पर सेकंड। ये वेग आ गया। मुझे पता है दूरी बराबर क्या होती है? वेग इनटू समय। दूरी मुझे कितनी दी हुई है? 2.1 किलोमीटर। तो इसका पॉइंट का ये हटा लिया, नीचे कर लिया। वेग कितना आ गया? 700 मीटर पर सेकंड। और समय टाइम यहां से निकाल लोगे। 7 से कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया। तो टाइम क्या आ गया? 3/1,000,000 कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बता दो भाई। देखो, ये 2.1 किलोमीटर था, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, टाइम क्या आ जाएगा? 3। और तो नहीं है ना? ठीक है, एक न्यूमेरिकल हो गया। ऐसे ही न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इजी है बिल्कुल, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। देख लो सारे के सारे एक बार। देखो, एक होता है ध्वनि की तीव्रता। तीव्रता किसको बोलते हैं? इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? ये भी हम अभी करेंगे। चलें आगे। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मतलब तीव्रता किसकी? ध्वनि की। ध्वनि की जो तीव्रता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, आयाम पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? आयाम पर डिपेंड करती है।
डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम, क्या होता है, आयाम पे डिपेंड करती है। यदि मैं ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी को आई से डिनोट करता हूं तो ये आयाम पे डिपेंड कैसे करती है? जो इंटेंसिटी होती है ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो, जो इसकी यूनिट होती है ना वो होती है डीबी में। किस में होती है? डीबी। डीबी मतलब डेसिबल। यहाँ पे जो इसकी यूनिट होती है वो किस में होती है? डीबी में होती है, डेसिबल। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब चलो आगे। अभी हम वेवलेंथ पे बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले तरंग दैर्ध्य पे बात कर रहे थे। अगर क्वेश्चन आ जाए क्या वेवलेंथ कांस्टेंट होती है? कांस्टेंट नहीं होती है। कैसी रहती है? तो क्या कहोगे? वेवलेंथ इज नॉट कांस्टेंट। वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं होती है, वेवलेंथ वेरी करती रहती है। वेवलेंथ कैसे वेरी करती है तो अब तुम्हें पता ही लग गया होगा, तो बिल्कुल स्टार मार्क करके पॉइंट डाल लो। वेवलेंथ इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है जी, वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है। इसका मतलब हिंदी वाले लिख लें, वेवलेंथ जो है ये स्थिर नहीं रहती है, चेंज होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है जी। अब यदि मैं टीवी की बात करूं तो टीवी में आवाज हम रिमोट से कभी कम कर देते हैं, कभी ज्यादा कर देते हैं। तो टीवी में क्या यूज होता है? वहां पे टीवी में हम यूज करते हैं एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी। क्या यूज करते हैं? एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी। टीवी में क्या यूज किया जाता है? एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी की वजह से टीवी की आवाज कभी कम कर लेते हैं हम, कभी ज्यादा कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरी करता रहता है। जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, जो साउंड की तीव्रता है, ये आयाम पे, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है और उसके स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? हो तो बता दो। अब देखो, कोई आवाज पतली है या मोटी है कैसे पता लगेगा? कोई आवाज पतली है या मोटी, ये हमेशा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कैसे? लिख लो, पॉइंट्स लिख लो बस। आवाज है जो पतली है या मोटी है पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। इस पे डिपेंड्स करेगा फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे। इस पे आवृत्ति पे, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है जी। आवाज पतली होगी या आवाज मोटी होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन आवाज तेज है या धीमे है, अब ये भी तो एक अलग पॉइंट है। आवाज है जो तेज है या धीमी है, ये किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ पे। मतलब तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करेगा, और तरंग दैर्ध्य कभी क्या नहीं होती है? कांस्टेंट नहीं होती है, ये तुम्हें याद रखना। ठीक है जी। तरंग दैर्ध्य कांस्टेंट नहीं होती है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। यहां तक को मैं डाउट तो नहीं है कोई? हो तो बता दो। अब देखो, जो फ्रीक्वेंसीज होती है कि हम कहां तक कहां सुन सकते हैं, हमारे लिए कितनी सही रहती है, कितनी सही नहीं रहती है, उनकी भी हमें एक बार रेंज लिख लेंगे। अब यहां से एक पॉइंट देखो तुम, आवाज तेज हो रही है या धीमी हो रही है, ये डिपेंड वेवलेंथ पे है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का आवाज पर फर्क नहीं पड़ता। आवाज तेज हो या धीमी हो, इसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी है ये आवाज में कोई बदलाव नहीं करेगी। ये बात यहां से समझ आ गई? आवाज तेज है या धीमी है, आवाज में कोई बदलाव आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पे। फ्रीक्वेंसी से क्या पता लग रहा है कि आवाज में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है जी। आवाज में बदलाव होना है, मतलब आवाज को तेज करना है या धीमे करना है, तो किस पे डिपेंड करेगा? वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। यदि ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, जैसे देखते हो बारिश हो गई, ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो क्या होगा? क्वेश्चन आ सकता है ना, यदि ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो क्या होगा? यदि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैं ऐसे लिख देता हूं, आर्द्रता बढ़ जाए, आर्द्रता बढ़ गई तो डेंसिटी मतलब घनत्व क्या हो जाएगा?
कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है जी। अब हम इसके वेग पे कई चीज कर चुके हैं, जैसे यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आवाज बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो आवाज बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड घटेगा तो आवाज बढ़ेगी, लेकिन आवाज के बढ़ने बढ़ने और घटने से फ्रीक्वेंसी का कुछ लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, आवाज पतली है या मोटी है, इस चीज पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। ठीक है। प्रेशर, यदि बात आ जाए प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर का आवाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दाब है जो उसका आवाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लिख लेते हैं, दाब का आवाज पर कोई फर्क, ठीक है जी। हो गया, सारे के सारे लिख लो, ये पॉइंट्स हैं थोड़े ठीक ठीक से, इनको तुम एक बार लिख लो। पिच डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, पिच हमने बात, सॉरी, फ्रीक्वेंसी, पी एफ से बात करी थी ना, पिच, पी से पिच, एफ से फ्रीक्वेंसी। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस, एल से याद करने, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। पिच है जो तारत्व है वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर डिपेंड करता है, जो लाउडनेस है प्रबलता है वो आयाम पे डिपेंड करती है। अब ये सारी चीजें कि कौन सी किस चीज पे डिपेंड कर रही है, ये सारी चीजें हमने लिख ली है। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? वो तो बता दो। कल हमने बात किया था अल्ट्रासोनिक का और सुपर, मतलब कौन कौन से यूज कर रहे थे अल्ट्रासोनिक का, जैसे चमगादड़ यूज कर रहा था, पॉरपाइज मछली यूज कर रही थी। चमगादड़ क्या करता है, अंधेरे में अल्ट्रासोनिक रेज छोड़ता है। अब जहां से वो टकरा के वापस आ जाती हैं तो उनको वो डिटेक्ट कर लेता है। जब डिटेक्ट कर लेता है तो क्या मतलब, उसे पता लग जाता है यहाँ पे कोई जीव है या कुछ है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड से पता चल जाता है। यहाँ पे हमने सुपरसोनिक या सोनिक बूम भी कर लिया है, कैसे भवनों को क्षति पहुंचती है, कैसे अब हम इनके कुछ यूज करेंगे। एक होता है डॉपलर इफेक्ट। क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर का प्रभाव, डॉपलर का जो प्रभाव है, मतलब नियम है, वो क्या कहता है, ये कहता है कि मान के चलो ये कोई एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है जी। अब कोई ट्रेन इधर से आ रही है, ये कोई ट्रेन है जो इधर से आ रही है। जैसे जैसे ये ट्रेन इस आदमी के निकट आएगी तो इसे आवाज है वो ज्यादा सुनेगी, और जैसे जैसे ट्रेन दूर चलती चली जाएगी तो आवाज कम होती चली जाएगी। क्यों होगी, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले ही। एम्पलीट्यूड पे, मतलब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती जाएंगी, आयाम और आवृत्ति कम होंगी तो आवाज कम हो जाएगी, आयाम और आवृत्ति बढ़ेंगी तो आवाज ज्यादा आएगी। बस इसे नाम डॉपलर इफेक्ट दे दिया। अब बात हम इसके बारे में हम पहले ही कर चुके हैं, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? देख लो डॉपलर इफेक्ट, यदि कोई, मतलब किसी व्यक्ति के निकट कोई आता है तो आवाज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो दूर चलता जाता है तो उसकी आवाज उतनी कम हो जाती है। क्यों होती है इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे दूर जाएंगे उसकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, आयाम और आवृत्ति कम हो जाते हैं। कम हो जाने के कारण आवाज है जो कम सुनाई देती है, उसकी प्रबलता कम हो जाती है, लाउडनेस कम हो जाती है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है जी। एक फॉर्मूला जहां पे तुम्हें लिखवाए थे सारी चीजें, वहां पे एक फॉर्मूला और लिख लेना, क्या पता इस पे न्यूमेरिकल आ जाए। एक आध कभी किसी एक आध एग्जाम में आ गया है वैसे तो। वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब आवाज की जो चाल होती है ना, चाल या वेग, क्या होती है, अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। ये लिख लेना। जो साउंड की जो चाल होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन में डेंसिटी होती है। ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं है?
ये लिख लेना। अब देखो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं, यदि मेरे पास दो रेज, ये क्वेश्चन हो गया दूसरा, मेरे पास दो साउंड है, I1 एक की इंटेंसिटी है, I2 दूसरे की इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी का रेशो 25:9 है, तो इनके एम्पलीट्यूड का रेशो क्या होगा? कोई मुझे ये बताए क्या होगा। मेरे पास दो साउंड हैं, उनकी इंटेंसिटी, तीव्रता का रेशो 25:9 है, तो 25:9 है, तो उनके एम्पलीट्यूड आयाम का रेशो क्या होगा? देखो कैसे करेंगे। अभी हमने पढ़ा जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एम्पलीट्यूड के, तो ये कितनी हो गई 25। रेशो निकालना है तो रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, I1:I2, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड A1 और एम्पलीट्यूड A2, लेकिन इनका क्या है, स्क्वायर। यदि मैं इनका स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, I1 का अंडर रूट, I2 का अंडर रूट। यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड A1 और यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड A2। देखो I1 का कितना था 25 और दूसरे वाले का कितना था 9, ये A1 था, ये A2 था। 25 का कितना आया निकल के 5, 9 का कितना आया 3, ये A1 था, ये A2 था। तो जो दो इनके एम्पलीट्यूड का रेशो जो हमें पूछा था कितना हो जाएगा, 5:3। कोई डाउट तो नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आज क्लास के लिए इतना ही है। अब बचे हुए आपसे बोला था 2 लेक्चर में हो जाएगा, एक लेक्चर हो गया, अब जो आगे का लेक्चर आएगा उसमें साउंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे कोई डाउट्स हो तो भेज सकते हो। ठीक है, थैंक यू।